अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अनारा परवेज़ ने कराची से। तो कहती हैं कि ये मेरी माँ के साथ बीते हुए वो सच्चे वाक़यात हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है सुनने वालों को भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि जिस अंदाज में आप सुनाते हैं तो इंसान इस अंदाज में खो जाता है कि वो सब मंजर उसकी आंखों के सामने चल रहे होते हैं। मैंने और भी कुछ लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन वो इस तरह कहानी सुनाते हैं जैसे उनके सामने कहानी लिखी हुई हो और वो लिखे हुए को पढ़कर बता रहे हों। लेकिन जिस अंदाज में आप लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव और लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं तो यकीन मानिए हम तो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा कहानी सुनाने के अंदाज़ को पसंद किया, और बाकी तमाम लोगों का भी जो नीचे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते हैं जिसमें ज़्यादा पसंदीदगी होती है। अनारा कहती है मेरी वालिदा का नाम राशिदा है और मेरे वालिद का नाम परवेज़। ये रियल नाम है, लेकिन उन्होंने अपनी दादा दादी का नाम कहा ना बताइएगा। मेरी वालिदा की जिस घर के अंदर शादी हुई थी, ये एक बहुत ही खाती पीती फैमिली थी। परवेज़ की वालिदा जब रिश्ता लेकर आई तो ये हमारी जान पहचान वाले लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ उनके जब घर गए, उनसे मिले, उनका बहुत बड़ा घर देखा। वो इतना बड़ा घर था कि बाकायदा घर के पीछे वाले हिस्से में एक बाग बनाया हुआ था जिसके अंदर फलदार दरख्त लगे हुए थे, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। परवेज़ और उनके भाई और उनके अम्मा अब्बा उस घर में रहते थे। परवेज़ का दूसरा नंबर था, जो बड़े भाई थे वो शादीशुदा थे। अब वो परवेज़ की शादी करना चाह रहे थे क्योंकि पढ़े लिखे थे, और इन्होंने शादी करने में देर कर दी थी। जो बड़ा बेटा था उसकी शादी जल्दी हो गई थी, उसके तो बाकायदा 2 बच्चे भी हो गए थे। मेरी वालिदा का इंतखाब इसलिए हुआ था कि ना सिर्फ वो पढ़ी लिखी थी बल्कि वो हसीन और जमील औरत थी, और उन्हें भी एक ऐसी फैमिली की तलाश थी जहां लड़की ना सिर्फ पढ़ी लिखी हो बल्कि इंतहाई खूबसूरत भी हो, नेक सीरत भी हो। तो पूछते पूछते वो हम तक पहुंचे, और जब वो लोग भी हमसे मिले, यानी राशिदा के घर वालों से मिले, तो उन्हें राशिदा बहुत पसंद आई, वो फैमिली बहुत पसंद आई। फिर भी उन्होंने, वो एक असर रसूख वाले लोग थे, इर्द गिर्द के लोगों से तस्दीक भी की, तो सब ने यही गवाही दी कि ये फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत ही नाइस लोग हैं। और यूं राशिदा की शादी धूमधाम से परवेज़ के साथ हो गई। अब राशिदा इस घर में बहुत खुश थी। उसके सास, उसके ससुर इंतहाई मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले थे। वो भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। परवेज़ के जो बड़े भाई और उनकी जो बीवी थी, उनका रवैया भी उसके साथ बहुत अच्छा था। उन्हीं दिनों पहला वाकया मेरी वालिदा के साथ तब हुआ जब वो मोहल्ले में मौजूद एक घर, जहां अक्सर वो चक्कर लगाती थी जब फारिग होती थी, तो वहां पे चली जाती थी और अपना वक्त गुजारती। उनको खुशी होती, बहुत ज़बरदस्त उनका वहां पे वक्त गुजारता। माँ बाप तो बहुत दूर थे, कराची बहुत बड़ा था, तो इस वजह से वक्त गुजारी के लिए वो कुछ घरों में चली जाती, और वो लोग भी इनके घरों में आना जाना था। एक दिन वहां गई तो उनके मेहमान आए हुए थे। जिसमें घर में वो गई तो वो वापस जाने लगी तो उन्होंने आवाज देकर पुकारा, कहां जा रही हो राशिदा? तो वो बोली, आपके मेहमान आए हुए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग बस गपशप करें, मैं जा रही हूं। तो उन्होंने कहा, अरे यार, तुम खाला नसीमा से नहीं मिलोगी? लोग तो भाई ख्वाहिश का इजहार करते हैं खाला नसीमा से। और जब उनको खाला नसीमा से मिलवाया गया तो गोरी चिट्टी खूबसूरत सी एक बूढ़ी सी खाला थी, जो वाकई अब बूढ़ी हो चुकी थी।
लेकिन वो एक इंतहाई बातूनी खातून थी। राशिदा खामोश तबीयत थी, बातूनी नहीं थी, लेकिन उसकी इसलिए बहुत ज़्यादा सहेलियां भी नहीं थी, इसी एक घर में आना जाना था। तो खाला नसीमा से मिलकर उसे अच्छा लगा। खाला नसीमा जब बोलती थी तो बोलती ही जाती थी। अब खाला नसीमा बोलते बोलते एकदम बोली, अरे क्या बताऊं तुम्हें। अब राशिदा भी वहीं पे बैठी है और खाला नसीमा ने बताना शुरू किया कि तुम्हें एक बात बताऊंगी, तुम तो हैरान रह जाओगी। ये राशिदा को नहीं, उन घर वालों को बता रही हैं और राशिदा भी वहीं बैठी हुई है, क्योंकि खाला नसीमा कई घरों में उसका आना जाना था और उसने कई रिश्ते करवाए थे। वो रिश्ते वाली नहीं थी, लेकिन लोग उसकी ज़ुबान पे ट्रस्ट करते थे और वो जब गवाही दे देती थी वो बच्ची अच्छी है, आप रिश्ता कर ले, तो लोग कर लेते थे और कई शादियां कामयाब हुई थी। वहीं पे खाला नसीमा ने अफशा का जिक्र किया कि याद आया तुम्हें अफशा का बताती हूं, लेकिन रुको शुरू से बताती हूं। और उसके बाद उन्होंने स्टोरी सुनानी शुरू की। वो कहती हैं, अफशा इंडिया में रहती थी, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। ये खूबसूरत सी थी, जिस घर में ये रिहाइश पजीर थी वहां पे और भी कई कज़न उनके साथ होती। शरारती से एक लड़की थी, उनकी उम्र तकरीबन 14 साल हो चुकी थी। घर की लाडली थी, बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, खाती पीती फैमिली थी। घर वाले परेशान थे कि उन दिनों की बातें चल रही थीं कि ये बच्चे अक्सर खेलने के लिए घर के थोड़े ही फासले पे एक बाग बना हुआ था, वहां काफी ज्यादा दरख्त थे और वहां पे 5-6 इकट्ठे बेरी के दरख्त भी लगे हुए थे, काफी बड़े बड़े। घर वालों ने उनको हमेशा मना कर रखा था कि उस साइड पे नहीं जाना। बच्चे थे, शरारतों से कहां बाज आते हैं, अक्सर चले जाते। एक दोपहर घर वाले सो रहे थे कि अफशा और उसके बाकी कजन खेलते खेलते भागते कूदते सीधा उसी बेरी वाले हिस्से की तरफ चले गए। अक्सर पहले ये पत्थर उठा के नीचे से ऊपर बेरी पे मारते और अगर बेर नीचे गिर जाते तो ये उठाते और बच्चे थे खाते खुश होके। उस दिन अफशा जब बेरी के नीचे गई तो खड़ी होके ऊपर बेरी की तरफ देखना शुरू हो गई और कजन उसको कह रहे हैं, आपी हमें भी बेर दो ना, कहां लगे हैं, क्या देख रही हो। वो चुप करके देखती रही। उसके बाद उन्होंने देखा कि अफशा दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है। बच्चे थे, अफशा उनमें सबसे बड़ी थी, 14 साल की, बाकी छोटी उम्र के थे, लड़कियां और लड़की। अफशा जब ऊपर चढ़ गई तो एक जगह बनी हुई थी इस अंदाज में जहां पे वो आराम से बैठ गई और बेर पके हुए लाल सुर्ख तोड़ तोड़ के खाना शुरू हो गई और ऊपर बैठी मुस्कुरा रही है। अब बच्चे कह रहे हैं हमें भी बेर दो ना, तो उसने कुछ बेर जब नीचे फेंके तो वो ऐसे मीठे और लाल सुर्ख पके हुए बेर थे कि वो भी खा के हैरान हो गए। वो चाहते थे हमें भी ज्यादा से ज्यादा दे, लेकिन उसने कुछ ही बेर नीचे फेंके थे और ऊपर मजे से बैठ के खाती रही। अब बच्चे उसको आवाजें दे रहे हैं, आप ही नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो नीचे ही नहीं आ रही, वो अपनी बेर खाने में मसरूफ है। बच्चे इधर उधर खेलना शुरू हो गए कि अब वो हमें लिफ्ट भी नहीं करा रही, अपनी बैठी बेर खा रही है, तो चलो हम अपना खेलते हैं। वो अपने खेलने में मसरूफ हो गए कि यहां तक कि अंधेरा फैलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा चलो। अफशा नीचे उतर आई। अब ये लोग घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही घर में दाखिल हुए अंधेरा फैल चुका था। आज ये बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। अफशा पहले इनको लेकर जल्दी से घर चली जाती थी, आज अफशा खुद जब ऊपर बैठी रही तो बच्चे भी खेलते रहे, उनको एहसास ना रहा। घर पहुंचते अंधेरा हो गया, घर वाले परेशान हो गए थे, इनको बुलाने के लिए ही जा रहे थे कि बच्चे आ गए। अफशा सीधी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद खाना जो पहले ही तैयार हो चुका था और खाने का टाइम भी हुआ चाहता था, सब खाने की तैयारी करने लगे कि अफशा आई और आके बोली खाना दो। मां ने उसकी रोटी
और उसका जो सालन था उसके आगे रख दिया, और उसने जैसे ही खाना शुरू किया तो वो ऐसे खाने पे टूट पड़ी जैसे कई दिनों की भूखी हो। वो अपनी रोटी और सालन को एकदम से खाली कर गई। मां की तरफ इस तरह बोली, भूख लगी है, खाना दो। मां समझी बच्ची है, कभी कभी भूख ज्यादा लग जाती है। उसने और खाना दिया और मां उसको और खाना देकर उठ गई किसी काम के सिलसिले में। और जब मां वापस आई है किचन के अंदर, कच्चा सा जो किचन बना हुआ था, क्या देखती है कि जितनी भी रोटियां थीं, जितने भी सालन थे, वो चट कर गई है। और वो हैरान हो गई, तो खा ही नहीं सकती, इतनी 14 साल की लड़की सारे सालन कहाँ खा सकती है घर वालों के। लेकिन और कोई अंदर भी नहीं आया और वो अपनी उंगलियां चाट रही है। मां परेशान हो गई, बाकी खाना खाने के लिए आगे, हाँ भी खाना। मां सर पकड़ के खड़ी है कि खाना कौन खा गया? सारे कह रहे हैं हम तो अंदर आए ही नहीं है, हम तो अभी अंदर आ रहे हैं। और ये नामुमकिन था कि अफशा सारा खाना खा जाए। मां को यकीन ही ना आया कि अफशा कैसे खा सकती है। लेकिन अब परेशानी ये थी, खाना तो खाना था, बाकी भूखे थे, सबको खाना चाहिए था। खैर मां दोबारा आटा गूंदा, सालन रख दिया, जैसे कैसे गुजारा किया। उन्होंने खाना पकाया और सारे खाना खाए और लेट गए। लेकिन घर के फर्द इस बात पे परेशान जरूर थे कि यार ये हुआ क्या है, समझ नहीं आई, खाना किधर गया। वो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। अफशा कहाँ खा सकती है, थोड़ी सी भूख ज्यादा लगी होगी, मांग ली होगी ज्यादा रोटी और सालन, इसका मतलब ये थोड़ा कि सारा खा गई है, पता नहीं कोई बिल्ली आई है, क्या हुआ है। उन्होंने अफशा से भी पूछा खाना कहाँ गया। उसने कहा मुझे क्या पता, मैंने तो अपना खाना खाया है। अब ये समझ ना आई खाना कहाँ गया। 2-3 दिन नॉर्मल गुजरे, दिन का टाइम था, खाना उसी तरीके तैयार हो चुका था। मर्द कामकाज से घर में दाखिल हुए। अफशा ने मां से खाना मांगा, मां ने उसका सालन और रोटियां उसके सामने रखी। लेकिन उसके बाद जो उसने खानी शुरू की, एक रोटी, दूसरी और चौथी और 8वीं और 10वीं, मां को छीनना पड़ा उसके आगे से, वरना वो सारा कुछ खा जाती। बाकी आगे और मां सर पकड़ के बैठी है और कह रही है मुझे भूख लगी है, खाना दो। घर वाले कह रहे हैं इसको खाना दो, अफशा को भूख लगी है, लाडली थी। मां ने कहा 11 रोटियां खा गई है, ये इतनी कटोरियां सालन की खा गई है, तो मैंने छीना है बाकियों का खाना, वरना ये भी खा जाती। कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया है, इतनी सी जान के अंदर 11 रोटियां कहां से चली गई और आप कह रही हो इसको बाकी भी दे दो। उसके ताया ने उसको पकड़ के वहां से उठा दिया। मां ने कहा इसको उठाओ। उसके ताया आगे गए, उसने कहा उठ जा, बस कर दे, अब उठ जा, बड़ी हो गई है, कोई अकल भी होती है, कोई शर्म हया भी होती है, सारे खड़े हैं और तू खाना खाना कह रही है, इतनी रोटियां खा गई, उठ जा। पता नहीं इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं या क्या हो गया है कि जो कुछ खाती है वो अंदर से कीड़े खा जाते हैं। गुस्से हो गई और गुस्से होके बोली मुझे खाना दो। ताया जिसने उसको उठा के उसको साइड पे खड़ा किया था, उन्होंने अपना खाना गुस्से में कहा ये ले, मेरा खा ले, मेरा खा ले। वो आगे बढ़ी और ताया का भी सालन और खाना खा गई। घर वालों को परेशानी लग गई कि यार ये माजरा समझ नहीं आ रहा, ये क्या है। मां ने कहा अच्छा आप लोग खाना खाएं, मैं देखती हूं। बाकी अपना अपना खाना खाने में लग गए। मां उसको साइड पे ले गई, समझा रही है, लेकिन वो कह रही है मुझे भूख लगी है। क्या हो गया मेरी बेटी, किस चीज की भूख लगी है? तू तो 2 रोटियां भी मुश्किल से खाती थी, अब तू 11 पहले खा गई है, ताया की रोटी खा गई है, क्या हो गया है? कहां खा के जा रही है, किसके लिए लेके जा रही है, क्या कर रही है, कहां जा रहा है तेरे पेट में? मां को समझ ही कुछ ना आए। उससे अगले दिन जब सुबह मां उसे बिस्तर से उठाने के लिए गई है तो अभी तक सो रही थी। उठ जा अफशा, क्या हुआ है, अभी तक तो उठी नहीं। तो एकदम से वो एक अजीब सी आवाज में बोली जा हमें सोने दे, अभी हमें नींद आ रही है, जा हमें सोने दे।
माँ परेशान होगी कि बेटी किस तरह की आवाज़ निकाल कर बोल रही है, मर्दों की तरह एक भारी भरकम आवाज़ में बोल रही है कि जा हमें सोने दे। माँ ने कहा तेरा दिमाग ठीक है अफशा, ये क्या कह रही है? ए बूढ़ी, ए बुढ़ी, तुझे कहा नहीं जा यहां से, हमें सोने दे। मां को गुस्सा आ गया। मां ने पांव से जूती निकाली और जूती निकाल के जैसे ही उसे मारने के लिए गई, उसने वहीं से लेटे लेटे मां को धक्का दिया। मां उड़ के पीछे जा गिरी। हाय मुझे चोट लग गई। मां को हर छोटी मोटी चोट भी लग गई। वो जोर जोर से हाय हाय करना शुरू हो गई। बाकी भाग के आगे मां को उठाया गया, अफशा की मां को, कि क्या हुआ? उसने कहा इस ने मुझे धक्का दिया है। थारे डांटना शुरू हो गया उसको और चुप हो गई। बाहर लेके आया मां को। क्या हुआ था? कि मैं इसको जगाने गई और मुझे कह रही हमें सोने दो, हमें नींद आ रही है, अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हैं, पता नहीं इसको हुआ क्या है। उसके अब्बा को कहना शुरू हो गई इसका कोई इलाज कराओ, इसका तो दिमाग ख़राब होता जा रहा है, मुझे आज धक्का दे दिया, पागल हो गई, इतना रोटियां खाएगी सांड बन जाएगी तो धक्के तो देगी। दिन को वो अंदर ही रही, कोई उसको बुलाने ना गया। शाम को उसको रोटी के लिए बुलाने के लिए गए तो उसने आगे से कह दिया जाओ हमें भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। उसके अब्बा को किसने बताया जी वो इस तरह लड़के की आवाज़ में बोल रही है, भारी भरकम आवाज़ निकाली हुई है और कह रही है जी अभी तक लेटी हुई है, हमें भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। अब्बा ने कहा रुको मैं इसको कहता हूँ। अब्बा उठ के अंदर की तरफ गए तो क्या देखते हैं, बेटी लाल सुर्ख पके हुए बेर खा रही है। वो ये कौन सा बेर खाने का टाइम है? उठ जा अफशा, बाहर आ और आके खाना खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, जा चला जा, चला जा अभी, नहीं तो बुरा होगा। अब्बा एकदम से ठटक के ये बेटी किस टोन में बोल रही है, ये आवाज कैसी है बेटी की और ये क्या कह रही है? उसने बड़े प्यार से कहा अफशा ओ मेरी धीरानी, क्या हुआ है तुझे, ये तू कैसे बोल रही है? तूने सुना नहीं बुढ़े, तुझे कहा है चला जा यहां से। बाप अजीब सा हुआ कि बेटी तो कभी ऐसी गुस्ताख नहीं थी, कभी ऐसी बात नहीं कर सकती थी, ये क्या कर रही है? बाप चुप करके जैसे कुछ सोचते हुए बाहर आ गया। अफशा की मां ने पूछा बुलाने गए थे, क्या हुआ? उसको छोड़ो, मुझे रोटी दो। ताया बोले अरे आप लोग भी ना छोटी छोटी बातों को पता नहीं क्या से क्या समझ लेते हैं, रुको मैं जाता हूं, अभी इसको लेके आता हूं। एवें ड्रामे कर रही है। अब्बा चुप बैठे रहे। ताया अंदर गए, उसे कहते उठ उठ चल बाहर चल, और जाते उसका हाथ पकड़ लिया। बाजू इस अंदाज में पकड़ा जैसे उसको घसीट के बाहर लेके जाएंगे। जैसे ही उसका बाजू पकड़ा तो उसने अपनी आंखें ताई की तरफ देखी। उसकी आंखें लाल सुर्ख, और लाल सुर्ख आंखों से ताई को देखते हुए कहती है जाता है कि हम तुझे मजा चखाएं, छोड़ हमारा बाजू। और ये क्या ड्रामे कर रही है, ये किस तरह मर्दों की आवाज में बोलने की कोशिश कर रही है, तो ये शर्म नहीं आती अफशा? उठ जा। उसी लम्हे उसने झटका मारा जोर से और बाजू छुड़वा लिया और खड़े ताया को ऐसा धक्का दिया, बेचारे ताया उड़ते हुए दूर जा गिरे, दीवार में जाके लगे और दीवार में ठा करके लगे, जमीन पे गिर के। बाहर आवाज आई, भागते हुए आए तो देखा ताया सर पकड़ के जमीन पे पड़े हैं। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, सांड बन गई है खा खा के, इतना रोटियां खाएगी तो यही होगा ना, सबको मारेगी, इसका दिमाग खराब हो गया, बोली जा रहे थे। उसको उठा कर ले आए, लेकिन ताया को वट चढ़ गया कि ये क्या बदतमीजी है, इसने क्या किया है, ये मुझे भी धक्का दे दिया है, मां को भी धक्का दे दिया, इसको हुआ क्या है? अगले दिन नाश्ते के लिए वो पहुंची है तो जितना भी नाश्ता तैयार था वो सारा का सारा अफशा खा गई है। मां नहीं बोली, उसको बाप ने कह दिया था कि मुझे मामला कुछ और लग रहा है। मां ने पूछा क्या हुआ है, अफशा क्यों कर रही इस तरह? तो बाप ने कहा अफशा कभी इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती, मुझे लगता है ऊपरी चीजों का कोई साया ना हो गया हो। जब ऊपरी चीजों का साया हो जाता है ना फिर ऐसा होता है। इसको अभी कुछ ना कहीं, ये ना हो कि बदतमीजी कर दे, कोई और नुकसान कर दे, किसी को चोट लग जाए, इसको कुछ ना कहीं। नाश्ता बन गया, अफशा सबका नाश्ता खा गई। ताया आए,
नाश्ता मांगा, पता चला अफशां सबका नाश्ता खा गई है। ताया को एकदम से वट चढ़ गया कि ये क्या ड्रामा मचा रखा है, ये क्या बेहूदगी है, ये अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, ये खाने खा जाती है, मुझे भी रात इसने बदतमीज़ी की है, इसको तो थप्पड़ मारने की ज़रूरत है, इसको तो सीधा करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है इसकी बदतमीज़ियाँ, पहले चलो शरारतें थी, अब शरारतें बदतमीज़ियों में इसकी बदलती जा रही हैं। वो बहुत कुछ कहते रहे। गुस्से में उन्होंने अपना साइकिल निकाला कि मैं तो जा रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना साइकिल निकाल के वो साइकिल के ऊपर बैठे और पैडल मारने लगे तो उसी वक्त पीछे से आके अफशां ने उनके साइकिल को दोनों हाथों से थाम लिया। अब वो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिल चल ही नहीं रहा, पीछे से उसने थामा हुआ है। उन्हें जोर लगाया, देखा साइकिल क्यों नहीं चल रहा, पीछे मुड़ के देखा तो देखा अफशां खड़ी मुस्कुरा रही है और दोनों हाथों से साइकिल को पकड़ा हुआ है। तो इतनी देर में अफशां की मां बोली, अफशां छोड़ दे, और ताए को मुखातिब करके कहा, इसको कुछ ना कहिएगा, इसको कुछ ना कहिएगा, अफशां मेरी बेटी छोड़ दे, छोड़ दे। उसने क्या किया, अपना एक हाथ साइकिल से हटा दिया, अभी भी एक हाथ से पकड़ के खड़ी थी। ताया ने देखा कि एक हाथ छोड़ दिया है उसने, एक हाथ से अभी भी पकड़ के खड़ी है। उनको लगा कि दो हाथों से जोर लगाया हुआ था, चलो मैं नहीं साइकिल चला पा रहा था, अब तो एक हाथ है, मैं पैडल मारूंगा, जोर लगाऊंगा, निकल जाऊंगा, ये खड़ी रहेगी। उन्होंने साइकिल के पैडल को जोर लगाया, जो साइकिल को चलाने की कोशिश की, जिस तरह बंदा जोर लगा के खींच के खड़ा होता है वैसे नहीं खींच के खड़ी थी, जैसे हाथ सिर्फ रख के खड़ी हो। वरना कोई एक मर्द साइकिल चलाने की कोशिश करे तो और आपको उसे पकड़ना हो तो बड़ा मजबूती से थामना होता है और जोर लगाना होता है, अपनी तरफ खींचना होता है। वो तो हाथ रख के खड़ी हुई थी और साइकिल नहीं चल रहा था। उनको अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। पीछे मुड़े और गुस्से से बोले, बंद कर ये ड्रामेबाजियां, ये क्या कर रही है? मैं जानता हूं ये सारी तेरी फनकारियां हैं, सारी ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं है तुझे। तू ये जो घर वालों को दिखाने की कोशिश कर रही है ना कि तेरे साथ कोई मसला हो गया है, तेरे साथ कोई असेब है, तेरे साथ कोई ऊपरी चीजें हैं, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। उसकी मां की तरफ देखकर बोले, सुन लो, शादी करो इसकी। ये सारे ड्रामे इसलिए कर रही है कि मेरे ऊपर जिन्न आ गया, मेरे ऊपर कोई चीज आ गई है ताकि इसकी शादी कर सकें। मैं पागल नहीं हूं, कई किस्से कहानियां सुन चुका हूं। गांव की लड़कियों ने इसी तरह के ड्रामे करने शुरू कर दिए थे कि हमारे ऊपर जिन्न आ गया, हमारे ऊपर ये गया। कोई जिन्न से नहीं था, सिर्फ वजह यह थी कि उसकी शादी कर दें। तो सीधा सीधा वैसे कह देना मां को तेरी शादी कर दें, ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? करो इसकी शादी, देखना अगले दिन ही ठीक हो जाएगी। जिस दिन इसकी शादी होगी, घर चलेगी, सब ठीक हो जाएगा। मां चुप हो गई, छोड़ो मेरे साइकिल को। गुस्से से ये सब कुछ कहा और हंसना शुरू हो गई। ताया का मीटर शॉर्ट हो चुका था। वो जानते थे ये सब ड्रामा शादी के लिए हो रहा है। उसने एक जोरदार कहका लगाया और चलती हुई ताए से काफी दूर चली गई। मां के पास जाकर खड़ी हो गई और गर्दन उसने टेढ़ी कर ली और साइकिल पे बैठे ताए को देख के हंस रही है। ताए ने अभी तक साइकिल नहीं चलाया, उसकी हरकतों को देख रहे हैं कि चलती हुई गई है, उसने साइकिल को छोड़ दिया, चलती हुई गई है और मां के पास जाके खड़ी हो गई है। गुस्से से जैसे कहता, हाँ बड़ी आई डराने वाली। उन्होंने साइकिल को पैडल मारा। जैसे साइकिल को चलाने की कोशिश की तो वो क्या देखते हैं, साइकिल जैसे कोई जोर लगा के आहिस्ता आहिस्ता पीछे खींच रहा हो। वो हैरान हो गए, ये कैसे मुमकिन है? पीछे मुड़ के देखा, वो तो दूर खड़ी हंस रही है, गर्दन उसने टेढ़ी की हुई और हल्की हल्की हंस रही है और साइकिल कोई जोर लगा के पीछे की तरफ खींच रहा है। वो और आगे जोर लगाएं, साइकिल और पीछे की तरफ आए, वो और जोर लगाएं, साइकिल पीछे की तरफ आई। इतनी देर में अफशां के बाप भी वहां पे आ गए। उन्होंने भी जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि साइकिल को वो आगे जोर लगा रहे हैं और साइकिल को कोई जोर लगा के पीछे घसीट रहा है, तो उन्होंने दोनों, ब्रेक होती है लेफ्ट राइट दोनों, ब्रेकों को दबा दिया, साइकिल की ब्रेकें बंद कर दी कि कोई पीछे ना घसीट सके, और पाँव भी ज़मीन पर रख रहे हैं कि साइकिल पीछे ना जा सके। लेकिन किसी ने शां करके साइकिल को खींचा और वो उड़ते हुए दूर जा गिरे और साइकिल पीछे दीवार में जा लगा।
यानी इतनी जोर से खींचा गया जान के साइड पे करके कि वो नीचे गिर गया और साइकिल दीवार पे दे मारा किसने, और सारे डर गए। ताया की भी जान निकल गई। ये तो कोई पीछे था ही नहीं जो खींच रहा था, और वो डरे हुए थे, रोक रहे थे कि बेइज्जती हो रही है, घर वाले सारे देख रहे हैं। वो खड़ी मुस्कुरा रही है, और जिसके बाद साइकिल को जिस तरह खींचा गया, अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि मामला जिन्नात का है। वो नीचे गिरे थे, उनको चोट लगी। बड़े भाई आ गए, उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा, मैं इसकी मां को कह के गया था इसको छेड़ना ना, कि ये ऊपरी चीज़ों का मुझे मामला लगता है, लेकिन लगता है तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आया था। अब यकीन आ गया, ये नुकसान हो जाएगा। चलो, हमें किसी अल्लाह वाले को ढूंढना होगा और उसको घर लेकर आना होगा, इससे पहले किसी और का कोई नुकसान हो। वो दोनों निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते एक अल्लाह वाले का पता चल गया। वो दूसरे गांव में रहता था। अब शाम हो चली थी। पता करते करते उन्होंने कहा, कल चलेंगे, आज इस वक्त गए तो पहुंचते रात हो जाएगी, सुबह सुबह निकल जाएंगे, उसको लेकर आ जाएंगे। घर गए तो अफशा की मां ने बताया खाना वो खा गई है सबका, और अब अंदर बैठी बेर खा रही है। पता नहीं बेर कहां से उसके पास आते हैं, ढेरों पके हुए बेर उसके पास रखे हैं, बैठी खा रही है। खाना भी खा गई है, फिर भी बैठी बेर खा रही है। मैं आई हूं तो देखा पका हुआ सालन रोटियां सब खत्म है। मैं कहा ये तो वही खा के गई होगी, और कौन खा सकता है। और उसको कमरे में पूछने के लिए गई हूं, तूने खाया? तो देखा बैठी बेर खा रही है, और वही मर्दाना आवाज में बोली है, हाँ हमने खाया है, हमें भूख लगी है, और दो खाना। अफशा के बाप ने कहा, फिलहाल इसको छोड़ दो, सुबह अल्लाह मालिक है, देखते हैं सुबह क्या करना है। सुबह ही सुबह वो उठे और दूसरे गांव पहुंच गए। अल्लाह वाले से बात की और उसे लेकर आ गए। अल्लाह वाले घर में दाखिल हुए। उन्होंने आके पढ़ाई वगैरह की, पढ़ते हुए आए, तस्बीह उनके हाथ में थी। कुरानी आयात का विर्द करते करते जैसे ही अफशा के कमरे के सामने आए, दरवाजे में खड़े होकर अफशा की तरफ देखा, कुछ पढ़ते रहे, बाहर आ गए और कहा, एक काम कीजिए, मुझे एक चाकू ला दीजिए, एक नई हांडी ला दीजिए जिसका ढक्कन अच्छी तरीके बंद होता हो, और आटा ला कर दीजिए। घर वालों ने कहा, जी ठीक है। जब उनके सामने एक नई हांडी ढक्कन वाली लेकर आए और आटा लेकर आए, तो कहा, इस आटे को इस तरह गूंद दीजिए जैसे रोटी पकाने के लिए आटा गूंदा जाता है, ऐसे आटा बना दीजिए। उस आटे को रोटी की तरह गूंद दिया गया, जैसे पेड़े बनाए जाते हैं, आटा गूंद दिया गया। उसके बाद वो अफशा के बाप को लेकर अंदर दाखिल हुए। अफशा चारपाई पे बैठी थी। उनने जाके उस चारपाई के करीब एक दायरा कड़ा छुरी से गोल सर्कल लगाया, दायरा लगा दिया, और एक दरवाजे के पास दायरा लगाया जिसमें अफशा का बाप और अफशा, वही अल्लाह वाले, दोनों उस दायरे में बैठ गए। एक दायरा सामने लगा हुआ है, एक दायरे में खुद बैठ गए। और फिर वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। पढ़ते 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 एकदम से अफशा ने कांपना शुरू कर दिया, और कांपते कांपते उसका वजूद ज़ोर ज़ोर से झटके मारना शुरू हो गया। और जैसे ही उसके ज़ोर से वजूद से झटके निकलने शुरू हुए, तो वो अल्लाह वाले बोले, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नहीं तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। वो एक जग जिसके अंदर पानी रख चुके थे, उसके ऊपर पानी दम कर चुके थे। उन्होंने जैसे ही जुमला कहा कि नीचे आ जा, नहीं तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं, तो वो अंदर से आवाज आई, अफशा के अंदर से एक भारी भरकम मर्दाना आवाज, तो क्यों तकलीफ दे रहा है मुझे? इसलिए कहा है ना तकलीफ नहीं दूंगा, नीचे दायरे में आ जा, ये जो मैंने दायरा बनाया है इस दायरे में आ जा। नहीं, मैं इस दायरे में नहीं आऊंगा। तो ठीक है, फिर तैयार हो जा। और उसके बाद फिर से पढ़ते पढ़ते उन्होंने जग में से पानी निकाला, और जैसे ही एक छींटा मारा उस अफशा पे, तो वो फिर से चीखना शुरू हो गया। ऐसा चीखना शुरू हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नीचे आ जा, तू जब तक नीचे नहीं आएगा मैं इसी तरह पढ़ पढ़ के तेरे ऊपर पानी फेंकता जाऊंगा और तुझे तकलीफ होगी, तेरा वजूद जलेगा, नीचे आ जा। अफशा उठी
आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उठता है, आहिस्ता आहिस्ता उठ के उस दायरे में बैठ गई। वो अल्लाह वाले मुस्कुराए, कहा, कौन है तू? क्यों बच्ची को तूने पकड़ रखा है? क्यों उसको अजाब दे रहा है? मैं तो आते ही तुझे देख लिया था कि वजूद इंसान का है, लेकिन तू उसके अंदर घुसा है। बता क्यों? क्योंकि अब तू मेरे दायरे में आ चुका है। तू जानता है ना इस दायरे में मैंने तुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि इस दायरे में तेरी ताकत कम हो गई है। तुझे पता नहीं था, क्योंकि जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ था तो आते ही मैंने देख लिया था कि तू मौजूद है इस इंसानी वजूद के अंदर, और मैंने वहीं पे पढ़ाई कर ली थी, और वहीं पे ही ये मैंने दायरा कड़ा इसलिए लगाया कि तुझे समझ ही ना सके। तू ताकतवर है, तू अपने इल्म से जान सकता था, लेकिन धोखा खा गया मेरे पढ़े हुए इल्म की वजह से, और तू गलती से इस दायरे में बैठ गया। आजमा के देख अपनी ताकत को, अब निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। तू फंस गया है, इस दायरे से नहीं निकल सकता तू। मैं जो चाहूं तेरे साथ कर सकता हूं, आजमा के देख। उसी वक्त अफशा एकदम से ऐसे उठी और बाहर निकलने के लिए, जैसे ही वो उसने हाथ ऐसे किए उस दायरे से बाहर निकलने के लिए, एकदम से उसके मुंह से चीखें निकली, और इधर उधर वो हिलने की कोशिश करे, उसके मुंह से चीखें निकलें जैसे उसे तकलीफ हो रही हो। वो उस दायरे के इर्द गिर्द ऐसे मचलती रही, लेकिन बाहर ना निकल सकी, क्योंकि उसको समझ लग गई थी कि इसने मुझे जो दायरे कड़े में बिठा दिया है, मैं जकड़ा गया हूं। अब अंदाजा हो गया तू दायरा कड़ा में आ चुका है, या अब और जरूरत है? मैं बताता हूं, बोल। उसने कहा, मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा था। हां, मैं एक जिन्नात की ही नस्ल में से हूं, लेकिन एक इंसानी लड़की मुझे अच्छी लग गई, और मुझे उससे प्यार हो गया, इश्क हो गया। और फिर मैं उसके सामने एक इंसान का रूप धार कर एक दिन आ गया। उसने मुझे इंसानी रूप में एक हसीन नौजवान के रूप में देखा, तो वो भी मुझसे प्यार करने लगी। यूं हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। वो शाम के टाइम मुझसे मिलने के लिए आती। मैंने उसे अपना आप जाहिर नहीं किया था कि मैं एक जिनज़ादा हूं और इंसान के रूप में हूं। वो हमेशा मुझसे मिलने के लिए आ जाती, लेकिन वो रात को कभी नहीं आ सकती थी। मेरा दिल करता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ मिलूं, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि वो कभी उस मखसूस टाइम के अलावा उससे नहीं मिलेगी, वादा करो। मैं उससे इतना जनून इश्क प्यार कर बैठा था, मैंने वादा कर लिया कि सिर्फ उसी टाइम ही उससे मिला करूंगा, और उसने भी वादा किया वो लाजमी आया करेगी। बहुत एमरजेंसी हुई तो नहीं आएगी, वरना ज़रूर आया करेगी। और वो अपना वादा निभाती और मैं अपना वादा निभाता। मैं उसके कभी घर भी नहीं गया। लेकिन वहीं एक रात उसे सांप ने डस लिया। वो खेतों में हाजत के लिए गई थी और उसे सांप ने डस लिया। और जब घर वालों को पता चला तो मैं पागलों की तरह वहां पे दौड़ा उसे बचाने के लिए। मैं नहीं जानता था कि उसे सांप ने डस लिया है। अभी वो मरी नहीं थी, अभी वो जिंदा थी। और जब मैं इंसानी रूप धार के पागलों की तरह वहां पहुंचा और धाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया, तो वहीं उसके घर के ही एक फर्द को शक पड़ गया कि मैं कौन हूं। उसने मुझे पहचान लिया। वो थोड़ा बहुता इल्म जानता था। उसने जब मुझे पहचान लिया तो उसने आयात पढ़नी शुरू कर दी। उस आयात की वजह से मैं उसके करीब ना जा सका, क्योंकि मैं मुसलमान धर्म से नहीं हूं, मेरा और धर्म है। उनको सबसे ज्यादा फिक्र यही पड़ गई कि लड़की को बचाएं। मैं अगर उस वक्त लड़की को उठाकर ले जाता बचा सकता था। मैं अपनी मोहब्बत को बचाना चाहता था, लेकिन उसके उस कुरान के कलाम पढ़ने की वजह से मैं करीब नहीं जा पा रहा था। मैं उसको चीख के कह रहा था कि मैं इसको बचा सकता हूं, मैं एक जिन ज़्यादा हूं, मुझे इसके करीब जाने दो, लेकिन उन्होंने मुझे उसके करीब ना जाने दिया। ये इतला गांव के और लोगों को भी मिल गई और वहीं पे मस्जिद के कारी साहब भी आ गए। उन्होंने मुझे अपने अमल के जरिए बेरी के दरख्त पे कैद कर दिया। मेरी सारी ताकत चली गई और मैं बेरी का गुलाम बनकर रह गया। मेरी मोहब्बत मर गई, उसे दफना दिया गया और मैं बेरी के दरख्त पे कैद हो गया।
खौफ व हरास तो फैल गया था, लेकिन उस कारी ने जिस तरह मुझे कैद कर दिया था, किसने देखा नहीं था लेकिन सबको यकीन हो गया था वो पहुंचे हुए हैं, अल्लाह वाले हैं, मुझे कैद कर दिया गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि अगर इस दरख्त पे कोई आ जाए और मुझे उसका वजूद मिल जाए और उसके मैं वजूद में दाखिल हो जाऊं तो मुझे आज़ादी मिल सकती थी, मेरी ताकत मुझे मिल सकती थी। और फिर एक दिन ये लड़की उसी दरख्त पर आ गई। जब ये नीचे खड़ी होकर मुझे देख रही थी तो उसे ऊपर मैंने इतने पके हुए लाल सुर्ख बेर दिखा दिए थे कि इसका जी ललचाना शुरू हो गया। और बस मैं ये दुआ कर रहा था कि इन ललचाए हुए बेरों को देख के किसी तरीके ये ऊपर आ जाए, और ये वाकई ऊपर आ गई। जैसे ही उस जगह पे पहुंची जहां मैं मौजूद था, मुझे इसका वजूद मिल गया और मैं इसके वजूद के अंदर दाखिल हो गया और इसे मैं बेर खिलाना शुरू हो गया। ये बेर खाती रही, लेकिन ये नहीं जानती थी मैं इसके वजूद के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। और यह जब घर पहुंची तो मैं इसके साथ ही इसके घर आ गया। मैं आज़ाद हो चुका था, मेरी ताकत मुझे मिल चुकी थी। हाँ, मैं एक बहुत ही ताकतवर जिन था, लेकिन उस कैद की वजह से जो उस कारी ने मुझे उस दरख्त पे कैद किया था, बेरी के दरख्त पे, वो भी बता देता हूं। उस कारी के साथ मेरा पहले भी आमना सामना हो चुका था। हमारे ही कबीले के एक जिन को एक इंसान ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया था और उस जगह पर मैं भी मौजूद था। मैंने उस जिन के ऊपर जब पेशाब होते देखा तो गुस्से में उस इंसान को मैंने थप्पड़ मारे थे और वो बेहोश हो गया था। तो वो इसी कारी को बुलाकर लाए थे और कारी ने मुझे पढ़कर हाजिर किया था, क्योंकि उनका बंदा बेहोश हो गया था। जब वो उठाकर ले गए, कारी साहब को बताया गया ऐसे ऐसे हुआ है, इसको थप्पड़ों के निशान गाल पे पड़े हुए थे। तो उनको अंदाजा हो गया उस जगह पे कि इसने पेशाब किया है और उसके बाद इसको थप्पड़ पड़े हैं, क्योंकि पेशाब उसके कपड़ों में भी गिर गया था। जब वो अभी कर ही रहा था कि मैं गुस्से में गया था और मैंने जाके उसे मारा था। तो उस कारी ने मुझे हाजिर किया और जब पूछी तो मैंने उसे बताया था कि इसने इस तरह पेशाब किया है हमारे बच्चों पे। तो उसने मुझसे कहा था कि इसको छोड़ दे और इसको दोबारा कभी हाथ ना लगाएं। मुझे मजीद गुस्सा था, लेकिन मैंने कारी की बात मान ली। और जब मेरी मोहब्बत रात को मरी थी सांप के डसने से, मैं वहां पे ही था, तो वो कारी को भी उस तरह बुला के ले आए, क्योंकि कलाम पढ़ा जा रहा था। मैं कह चुका था मैं जिन ज्यादा हूं। तो उस कारी ने मुझे पहचान लिया था। आते ही वो पहचान गया था कि मैं वही हूं। उसने आओ देखा ना ताओ फौरी तौर पे मुझे कैद करने के लिए वजीफा पढ़ा और उसके बाद करीब जो उसको बेरी का दरख्त नजर आया, उसने बेरी के दरख्त पे मुझे कैद कर दिया। वो मुझे मार इसलिए नहीं सकता था क्योंकि जानता था मेरा कबीला उससे बदला लेगा। उसके पास अगर इतनी ताकत थी तो वो थी कैद करने की ताकत। उसने मुझे कैद कर दिया और जानता था उस कैद से मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, मेरे खानदान के लोग भी नहीं। लेकिन मेरे खानदान के लोगों ने उस कारी को मार दिया था। सुबह उठे तो कारी साहब मरे हुए थे। वो यही समझे उनको कोई दौरा पड़ा है या किसी खुद से मर गए हैं। उसको मेरे खानदान के लोगों ने मारा था। लेकिन कारी साहब को कोई मार तो, मेरी कबीले में से मार तो गए, लेकिन मुझे कोई छुड़वा ना सका। मैं कैद रहा और इस लड़की के ऊपर आने से मेरी कैद से आजादी मिल गई। अब ये मेरी है। इसकी शक्ल हू बहू मेरी उस मोहब्बत से मिलती है। जो मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरी इश्क थी, ये बिल्कुल उसकी तरह है। मैं इससे प्यार कर बैठा हूं। अब मुझे इससे प्यार हो गया है और इसने मुझे आजादी भी दी है। अब ये मेरी है। सामने बैठे अल्लाह वाले ने कहा ये तेरी नहीं है, ये इंसान है। बस मैं तुझसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। ये सामने बर्तन देख रहा है, हांडी। तू क्या चाहता है? मैं तुझे जला दूं या तुझे कैद कर दूं? तू इस दायरे में है, तू निकल के बाहर देख चुका है, बाहर नहीं जा सकता। मैं तुझे जला भी सकता हूं, भस्म भी कर सकता हूं। खुद फैसला कर, जला दूं या कैद कर दूं। इसी हांडी में कैद कर दिया तो बच जाएगा, जला दूं तो मारा जाएगा। उसने फिर से एक दफा फड़फड़ाने की कोशिश की, दायरे कड़े से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल सका और वो माफिया मांगना शुरू हो गया, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। वो बोले नहीं, एक फैसला करना पड़ेगा, जला दूं या हांडी में आएगा। तो आखिर वो मान गया, मैं हांडी में आने को तैयार हूं। कहा आजा हांडी में। वो
धुआं सा बना और एक धुआं अफशा के सर के ऊपर से निकला, इस अंदाज में जैसे धुआं निकलता है। सफेद सफेद धुआं निकला और वो धुआं गोल घूमता घूमता हांडी के अंदर आ गया। जैसे ही हांडी के अंदर आया, उन्होंने हांडी का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। ढक्कन बंद करते ही वो जो आटा मंगवाया गया था, गूंदा हुआ आटा जिसके पेड़े बनाए जाते हैं, उस आटे को ऊपर से इस तरह लगा दिया उस ढक्कन के इर्द गिर्द के सूखने पे वो बिल्कुल जम जाए। अच्छा खासा आटा उस ढक्कन के इर्द गिर्द लगा दिया और बैठे रहे वहीं पे। उस हांडी को रस्सी से बांध दिया और जब वो आटा खुश्क हो गया तो कहा, अब ये कैद है, चलो इसे दफना कर आते हैं। वो उस हांडी को लेकर जमीनों में गए और वहां उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर वो हांडी जिसके ऊपर ढक्कन था और ढक्कन को आटे से बंद कर दिया गया था, आटा सूख गया था, उसको दफन कर दिया गया। वापस आके उन्होंने कहा, मैं उसे जला नहीं सकता था, मैं उसे कैद ही कर सकता था, क्योंकि वो वाकई सही कह रहा था। कारी को जिन्नात के कबीले नहीं मारा था और मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इससे तो पंगा ले सकता हूं, उसके कबीले से पंगा ले सकूं। मैं उसको मार देता, जला देता तो उसका कबीला मुझे भी नुकसान पहुंचाता, हो सकता है मार देता, लेकिन उसने एक ऐसा जुर्म किया है जो उनकी नज़रों में भी जुर्म है। फिर से उसने एक इंसान ज़ादी को कैद किया है, अब उसके वजूद में घुसा है, उसकी मैं उसको सज़ा दे सकता हूं, इसलिए मैंने उसे दफन कर दिया। जिन्नात उसको नहीं निकाल सकते, अगर कभी निकाला तो इंसान ही निकालेगा, अल्लाह करेगा कोई इंसान इसको नहीं निकालेगा। ऐसी जगह पे उसे हमने दफना दिया है। उसके बाद अफशा ठीक हो गई, कुछ अरसा वो वहीं पे रहे, पाकिस्तान बनने की बातें हो रही थी, उसके बाद पाकिस्तान बन गया। उन्होंने अफशा को एक तावीज़ दे दिया कि वो हमेशा गले में पहन के रहे, इस तावीज़ को वो कभी ना उतारे। अफशा हमेशा उस तावीज़ को गले में पहन के रखती, वो बिल्कुल ठीक हो गई। पाकिस्तान बन गया, वो लोग कराची आ गए, वहीं रहना शुरू हो गए। अफशा की शादी कर दी गई। अब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, शादी की उम्र हो चुकी थी, उसकी शादी कर दी गई। एक दिन वो नहाने के लिए वॉशरूम गई, उसने अपना तावीज़ उतारकर लटका दिया बाथरूम के बाहर और नहाना शुरू हो गई। उस दिन नहाने के बाद वो तावीज़ पहनना भूल गई और अपने कामों में मसरूफ हो गई। जब वापस गई उसको याद आया, मेरा तावीज़ मैंने गले में नहीं पहना, देखा तो तावीज़ वहां पे नहीं है। इधर उधर उधर ढूंढा, तावीज़ कहीं नहीं मिला। और फिर उसका बच्चा होने वाला था। जैसे ही उसका बच्चा पैदा हुआ, वो बिल्कुल सेहतमंद तरोताजा बच्चा उसका लड़का था जो पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद घर वालों ने देखा कि बच्चे का रंग ऐसे चेंज होता जा रहा है, नीला पड़ता जा रहा है, जैसे उसको सांस ही ना आ रहा हो, उसका सांस बंद हो रहा हो। जल्दी से उठाया, बच्चे को थपकना शुरू कर दिया, लेकिन उसको सांस बंद होते होते इतना नीला हुआ कि बच्चा बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसी वक्त अफशा के अंदर वो हाजिर हो गया। उसने कहा, मैं इंतजार कर रहा था कि इसके पेट में किसी का बच्चा है, पहले मैं ये बच्चा मार दूं, फिर मैं अपना आप जाहिर करूंगा। मैंने इसके करीब इसलिए नहीं आया तो मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मैं फिर से आजाद हो गया हूं। और इसके पास इसलिए नहीं आ पा रहा था, इसके गले में तावीज था। जब इसने तावीज उतार के रख दिया तो वो तावीज मैंने उठा लिया और मैं इसके करीब क्या दूर इसलिए रहा कि ये पहले इसके पेट में जिसका बच्चा है ये जन्म दे दे, बच्चा बाहर आए, मैं उस बच्चे को मार दूं, फिर मैं अपनी मोहब्बत को पालूंगा। अब ये मेरी मोहब्बत है, अब मुझे कोई नहीं निकाल सकता इसके अंदर से। वो मर गया जिसने मुझे कैद किया था, उसने मुझे हांडी में कैद कर दिया था और इंसानों ने ही उस जगह को खोद के यही समझा कि इसमें से खजाना निकला है,
वो हांडी खजाने की हांडी समझ के फौरी तौर पे उन्होंने उसको तोड़ दिया। वो तोड़ना क्या था, मेरी आज़ादी हो गई और मैं आज़ाद क्या हुआ, उस अल्लाह वाले ने मुझे कैद किया था। मेरा कैद से आज़ादी के बाद सारी ताकत, सारा जादू, सारी हिम्मत मेरी मुझे वापस मिल गई। मैं वहां से उड़ा और सीधा यहां पहुंच गया, लेकिन इसके गले में तावीज़ था और फिर इसने गलती की, तावीज़ उतार दिया और मैं अब इसके पास आ गया हूं। सुन लो घर वालों। उसके शौहर को मुखातिब करके बोला, आज के बाद इसके करीब ना मैं इंतजार कर रहा था सिर्फ ये बच्चा मर जाए। बच्चा मैंने मार दिया है, इसके करीब गए तो याद रखना उसी वक्त तुम्हें मार दूंगा। कोई ताकत नहीं है जो मुझे निकाल सके। और उसके बाद धड़ल्ले से उसके अंदर बोलना शुरू हो गया। उसका शौहर उसके करीब नहीं जा सकता था। उन्होंने इधर उधर काफी लोगों से राब्ता किया, कोई भी इस काबिल नहीं था कि उस जिन को निकाल सके। जो भी आता, पढ़ाई करता, वो कहता नहीं, ये हमारी ताकत से बहुत ज्यादा है। एक और आमिल जो काले जादू का आमिल था, अपने आप को बहुत ताकतवर कहता था, वो उसको बुला कर लाए। उसने कहा, आप लोग हट जाओ, इस जिन को मैं निकालूंगा। वो अंदर कमरे में गया, सबको बाहर निकाल दिया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अंदर से एक ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे एक लड़ाई होती है, एक दूसरे को उठा उठा के फेंका जाता है, इस तरह की आवाजें आती रहीं। वो सारे दबक के बाहर खड़े रहे, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद अफशा ने दरवाजा खोला। उस आमिल को उसने पांव से पकड़ा हुआ था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसको घसीटते हुए लाई और अंदर से वही जिन बोला, ये मेरी अफशा की इज्जत लूटना चाहता था। ये समझ के आया था कि ये फराड कर रही है, कुछ भी नहीं है इसके साथ और मैं इसकी इज्जत लूट दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अफशा की तरफ देखने की, उठा के ले जाओ नहीं तो इसको मार दूंगा। वो लहूलुहान था, बेहोश पड़ा हुआ था। घर वालों ने उसको उठाया और ले गए। अब परेशानी मुसीबत ये बन गई, क्या करें। जितने भी जान पहचान वाले थे आए, भाग गए। ये ताकतवर काले जादू वाले था, इसका भी हशर हो गया। अब क्या करें। सर पकड़ कर बैठ गए। शोहर दूसरे कमरे में सो रहा था। जो वो मुंह से कहती उसकी ख्वाहिश को, बात को पूरा कर दिया जाता, वो उसके साथ रह रहा था। कोई भी इम्कान नहीं था। वहीं पे एक दिन उनका दरवाजा खटखटाया गया। उन्होंने दरवाजा खोला। सफेद दाढ़ी के अंदर मलबूस, सफेद पगड़ी पहनी हुई, सलवार कमीज पहनी हुई, हाथ में डंडा लिए एक बुजुर्ग खड़े थे। जी फरमाइए, किससे मिलना है। तो वो बुजुर्ग बोले, किसी से नहीं मिलना, वो जो घर के अंदर मौजूद है, जिसने इंसान को अपनी कैद में कर रखा है, इंसान को अपने कब्जे में कर रखा है, उसी से मिलना है। मुझे जरा दिखाओ उसको। सुना है वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता, बहुत ताकतवर है। घर वालों ने कहा, जी एक बंदे को तो उसने मारते मारते छोड़ा है, वो तो बेहोश हो गया है, बाकियों के यार। उसने कहा, मुझे सब पता है, हट जाओ। वो अंदर दाखिल हुए और सीधा अफशा को इशारा किया, इधर आ जा, बाहर सहन में। अफशा चलती हुई सहन में आके खड़ी हो गई और कहा, तू इतना ताकतवर हो गया है, तो इतना खुदसर हो गया है, तो इतना वो हो गया है कि सबको नुकसान पहुंचाएगा। रुक, मैं देख तेरा करता क्या हूं। उन्होंने डंडा उठाया और डंडे से अफशा को मारना शुरू कर दिया। अंदर से जो चीखों की आवाजें आ रही थी वो अफशा की नहीं, उसी जिन की आ रही थी। और वो माफिया मांग रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं जाने को तैयार हूं। और बुजुर्ग बोले, नहीं अब तुझे नहीं मैं माफ करूंगा। तू इतना खुद जर हो गया है, तू इतना लंबा सफर करके यहां आया है इस लड़की के लिए, तू इश्क करेगा आदमजादी से, इंसानों से, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उसकी ठीक ठाक ठुकाई की और उसके बाद हाथ तो अफशा के बंधे थे माफी के लिए, लेकिन अंदर से वो माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो बोले, नहीं अब माफी नहीं मिलेगी, तुझे जल कर मैं राख करूंगा। तेरा कबीला धमकी देता है ना, तेरा कबीला यही है ना, जो मारे तेरे कबीले वाले उसको मारते हैं। अपने कबीले वाले को कहो, मैं तुझे आज जला कर भस्म कर रहा हूं, उनको कहो मुझे नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने कहा, माचिस की तीली लेके आओ।
उन्होंने माचिस की तीली दी, कैंची मंगवाई, उन्होंने कैंची से अफशां के कुछ बाल काटे। जैसे ही अफशां के बाल काटे, चीखों की आवाजें आई अफशां के अंदर से, उसी जिन की। उन बालों के ऊपर कुछ पड़ते रहे और उसको जाके चूल्हे के अंदर डाला और मट्टी का तेल डाल के जैसे ही आग लगाई, वहां पे धुआं ही धुआं भर गया पूरे कमरे के अंदर। इतना काला स्याह धुआं भर गया, उस धुएं में से चीखों की आवाज आ रही थी, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन जब जलाया गया तो फिर जैसे कोई आग में जलता है, तड़पता है, मरता है, वैसे आवाजें आती रहीं। कुछ देर के बाद वो सारा धुआं गायब हो गया और वो अल्लाह वाले बोले, वो बुजुर्ग बोले, अब ये बच्ची उससे आजाद हो चुकी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों की ड्यूटियां लगी होती हैं, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है। ये बहुत ताकतवर था, हाँ, इस पे हाथ डालना मुश्किल था, लेकिन आज ये जल चुका है। आप लोगों की परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, अब इसके साथ कुछ नहीं होगा। और उसके बाद बगैर खाए पिए बात किए वो वहां से चले गए। कुछ दिनों तक घर वाले डरे रहे, अफशां अकेली रहती कमरे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाना शुरू हो गए, शोहर करीब जाना शुरू हो गया। और उसके बाद सबको महसूस हुआ अफशां बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और उसके बाद फिर से उसका और शोहर का ताल्लुक बना और उनका एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा पैदा हुआ। आज उसके बच्चे जवान हो चुके हैं और वो खुश है। और मुझे जब ये कहानी पता लगी अफशां की, मैं मानी नहीं और मैंने जाके तस्दीक की। खाला नसीमा ने कहानी सुनाते हुए कहा, जब मैंने तस्दीक की तो पता लगा हाँ ये सच्ची कहानी है। मैं तो कानों को हाथ लगाया। खाला नसीमा बोली कि कैसी खौफनाक कहानी थी। राशिदा बैठी वहां पे जो कहानी सुन रही थी, वो वापस घर तो आ गई लेकिन डरी सहमी थी। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने भी कहानी सुना दी कि खाला नसीमा ने ऐसी कहानी सुनाई है, मैं इसलिए 2-3 दिन से डिस्टर्ब हूं। घर वालों ने कहा ये दिमाग पे सवार हो जाता है, ऐसी कहानियां नहीं सुननी चाहिए, हर बंदा ऐसी कहानी नहीं सुन सकता। खैर, वक्त थोड़ा सा गुजरा, उसके बाद उनके जो ससुर थे राशिदा के, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब घर में सास बची थी राशिदा की और उनका शौहर परवेज और उसका बड़ा भाई। बड़े भाई ने फैसला किया कि हम घर ये बेचने जा रहे हैं, हम अपने लिए कोई और घर ढूंढने जा रहे हैं। उसका जो पैसा है आधा आधा कर लेंगे दोनों भाई, बहुत बड़ा है, वो इससे अपना अपना कारोबार करते हैं। अब हम अलग कर लेते हैं, जब तक वाले साहब जिंदा थे, ठीक था, हम इकट्ठे थे, हम अलग करते हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। घर को बेच दिया गया और जो पैसे आए वो आधे आधे कर लिए गए। अब वो पैसे इतने थे कि उससे एक बहुत अच्छा घर भी खरीदा जा सकता था और कारोबार भी किया जा सकता था। परवेज ने घर ढूंढना शुरू किया तो एक नई सोसाइटी के अंदर घर बन रहे थे। वहां पे 2 घर पहले से बने हुए थे और एक घर जो बहुत ही शानदार बड़ा सा बनाया गया था, वो बिल्कुल तैयार था, वो बिकने के लिए तैयार था। जब वो वहां गए, उस घर को देखा, मार्बल लगा हुआ मजबूत सा घर, उनको वो घर पसंद आ गया। उन्होंने बीवी को बुलाया और राशिदा को भी घर दिखाया। लेकिन पता नहीं क्यों राशिदा जब उस सोसाइटी में दाखिल हुई, अभी प्लाट थे जो बने हुए थे, घर नहीं बने थे, 2 घर बने हुए थे, लेकिन दूर दूर आबादी अभी नहीं हुई थी। वो बोली ये तो काफ़ी दूर है आबादी से और उसके अलावा अभी घर भी नहीं बने, यहाँ पे वीराने में हम रहेंगे। उन्होंने कहा आबादी बन रही है, प्लाट निकल चुके हैं, ये घर तामीर किसने कराया है और हमें मिल रहा है बना बनाया एक बेहतरीन सा घर। अभी देखना कुछ ही अरसे में आबादी हो जाएगी, ये कराची है, यहाँ पे तो फौरन फौरन आबादी होती है। मां को भी घर दिखाया तो मां ने भी घर को देखते कहा हाँ घर तो बहुत अच्छा है, डबल स्टोरी है, बहुत बड़ा है, खूबसूरत है, लेकिन बेटा मैं ये कहूंगी पहले किसी मौलवी साहब को बुला के पढ़ाई करा लो, बच्चों को बुला के कुरान पढ़ा लो, उसके बाद घर में शिफ्ट होना। उसने कहा ठीक है अम्मा, कर लेते हैं। यूं वो घर मौलवी साहब को बुलाकर क्लियर शलियर करा दिया गया, घर खरीद लिया गया, वो रहना शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद आना जाना अब शुरू हो गया उस सोसाइटी में। वो सारे प्लाट ही प्लाट थे जो खाली पड़े हुए थे और 2 घर थे जो गैर आबाद थे। एक दिन राशिदा घर के बाहर निकली और जैसे ही वो एक खाली
मकान के सामने से गुजरने लगी जो उसी सोसाइटी में बना हुआ था। वो जैसे उस मकान के करीब से गुजरी तो अंदर से एक नौजवान औरत उसे नजर आई। उसने राशिदा को आवाज देकर पुकारा, और सुन राशिदा, बात सुन मेरी। अपना नाम सुन के वो ठटक गई कि ये कौन औरत है, मेरा नाम कैसे जानती है। उसने मुड़ के देखा, जी वो अजीब सी एक औरत थी। उसके चेहरे का रंग ऐसा था जैसे किसी इंसान के जिस्म से खून निकाल दिया जाए और चेहरा और जिस्म उसका सफ़ेद पड़ जाए, बिल्कुल सफ़ेद पेंट की तरह, रंग की तरह उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था। और उसकी आंखें अजीब सी थीं। और वो राशिदा की तरफ देख के बोली, क्यों आए हो यहां? तुम्हें नहीं पता ये इलाका हमारा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है इस इलाके में? तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो यहां आ गई हो। रुको, मैं तुम्हें बताती हूं। अभी अभी मैं तेरा ऐसा हशर करूंगी कि तू अपनी टांगों पे चल भी नहीं सकेगी। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। रुक जा, रुक जा, और सुन, तू जा यहां से, और एक कान खोल के बात सुन ले। जितनी जल्दी हो सकता है अपना बोरिया बिस्तर बंद करो और निकलो यहां से। यह हमारा इलाका है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यह हमारी जगह है और मुंह उठा के तुम लोग यहां पे आ गए हो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि कितने लोग हैं जो हमारे कबीले के तुम पे गुस्से हैं। उन्हें शदीद गुस्सा है। बुजुर्ग होने के नाते मैंने उन सबको रोका है। देखो, सामने देखो। और राशिदा ने जैसे ही देखा तो तकरीबन 8-10 औरतें हाथों में डंडे लिए खड़ी हैं, बिल्कुल उसी औरत की तरह जैसे पहले देखे थे। उनके रंग बिल्कुल ऐसे सफेद है जैसे खून निकाल दिया गया हो। और वो परेशान सी हो गई। तभी उस बूढ़ी ने कहा, जाओ तुम लोग सारे, जाओ अपने अपने घरों को। समझा दिया इसे मैंने, समझा दिया है, चले जाएंगे ये। जा, अब तू जा यहां से। और वो जो औरतें गुस्से में डंडे पकड़ के खड़ी थी वो सारे के सारे उसी घर के अंदर दाखिल हो गई जहां पे वो बूढ़ी औरत भी खड़ी थी और वो लड़की पहले वहां खड़ी थी। सारे उसके अंदर चली गई। राशिदा एकदम से झटका मारकर उठ गई। ये क्या था? ये तो कोई डरावना ख्वाब था। मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन ये ख्वाब था। ख्वाब के सिवा क्या था? कुछ देर के बाद उसकी हालत ठीक हो गई, डर गई थी, सोने की कोशिश की, नींद ना आई। सुबह हो गई। 2 दिनों में ख्वाब को भूल गई। एक ख्वाब था, लेकिन तीसरे दिन सेम यही ख्वाब उसने देखा। उससे अगले दिन भी सेम यही ख्वाब उसने देखा। जब 3 रातें मुसलसल उसने यही ख्वाब देखा और चौथी रात जब वो ख्वाब देख रही थी, सेम सारा वही मंजर, और उसे बूढ़ी कह रही है, जा अब चली जा, और वो औरतें अंदर दाखिल हो रही हैं, तो उस वक्त किसी एक औरत ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा उसकी तरफ फेंका। और जैसे ही वो डंडा उसके करीब आया तो उसने झटका मारा और उसकी आंख खुल गई। उस दिन उसने इतनी जोर से झटका मारा था कि पास सोया हुआ परवेज, उसका शौहर, भी जाग गया। देखा बीवी इंतहाई खौफजदा है, कांप रही है। परवेज ने पूछा, क्या हुआ राशिदा, ठीक हो ना? लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। तभी राशिदा ने बताया कि एक ख्वाब है जो मैं कुछ दिनों से मुसलसल देख रही हूं। और उसने पूरा ख्वाब अपने शौहर परवेज को सुना दिया। परवेज ने उससे कहा, वो जो तुमने खाला एक बताई थी जिसने कहानी सुनाई थी, उसके 3 दिन के बाद तुम काफ़ी परेशान रही थी, इसलिए मना किया था अम्मा ने कि जब इस तरह की कहानियां इंसान सुन लेता है ना तो उसके दिमाग में ये कहानियां बैठ जाती हैं। और जब इंसान के दिमाग में ये कहानियां सवार हो जाएं तो फिर ख्वाबों की सूरत में उसको नज़र आता है। ये तुम्हें ख्वाब इसलिए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारी वो कहानी की वजह से तुम्हारे दिल में खौफ बैठ गया है, इसलिए एक ही ख्वाब को बार बार देख रही हो। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। खैर, उसने भी यही सोचा, हो सकता है
शौहर जैसे कह रहे हों ऐसा ही हो कि मैं एक ख्वाब को बार बार देख रही हूं, हकीकत में ऐसा ना हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद गाड़ी उसने राशिदा को दी और कहा, अम्मा ने कुछ चीज़ें लेनी है, गाड़ी में छोड़कर जा रहा हूं, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूं, अम्मा के साथ गाड़ी पे जाना, मार्केट से कुछ चीज़ें लेकर आना, ये पैसे मैंने रख दिए हैं और चली जाना। उसने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अम्मा को उसने लिया और वो मार्केट चली गई। मार्केट की चीज़ें ली और सारा कुछ दिया। एक कपड़े की दुकान पे अम्मा और वो दाखिल हुई। दुकानदार ने उनको कपड़े दिखाने शुरू कर दिए। वो कपड़े देख रही थी कि एकदम से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़ के देखा तो पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी जिसको वो ख्वाब में कई दफ़ा देख चुकी थी और उसको कहती थी, निकल यहाँ से जा वरना ये तुझे मार डालेंगे। और उस बूढ़ी ने उसके कंधे पे जैसे ही हाथ रखा तो उसे कहा, तुझे समझ नहीं आई? मैंने तुझसे क्या कहा था कि जितनी जल्दी हो सके घर को खाली कर दो? लगता है तेरा दिमाग ठीक ही करना पड़ेगा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और गुस्से में थीं। उस औरत को तो एक सेकंड में पहचान गई थी, वही बूढ़ी औरत थी जो बार बार उसके ख्वाब में आ रही थी। उसने जैसे ही देखा वो उठ के एकदम से बाहर भाग पड़ी। अम्मा भी परेशान हो गई, दुकानदार भी परेशान हो गए, क्या हुआ, ये क्यों भागती हुई जा रही है? अम्मा भी उसके पीछे भागी, भागते भागते जाके उसे पकड़ लिया। क्या हुआ है? वो हवास बाख्ता थी। डरे हुए लहजे में अम्मा से कहा, वो बूढ़ी औरत वहां पे। अम्मा ने कहा, वहां पे तो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, मैंने तुझे देखा है, एकदम से तू मुड़ के तूने पीछे देखा है, तेरे पीछे कोई भी नहीं था, मैंने भी देखा, पीछे क्या देख रही है? और उसके बाद तू थोड़ी देर देखती रही है और तू उठ के भाग पड़ी है, क्या हुआ है तुझे? अम्मा उसे लेके जैसे कैसे घर पहुंची। शौहर आया परवेज, उसको अम्मा ने सारी बात बताई। अम्मा ने जब सारी बात बता दी तो परवेज ने कहा, अम्मा मेरे ख्याल में डर रही है, वो खाला ने जो इसको किस्सा सुनाया था ना उसकी वजह से कोई परेशानी है, क्योंकि ये कुछ दिनों से ख्वाब भी देख रही है। इसने आपको बताया नहीं, मुझे बताया था, एक ख्वाब है जो मुसलसल देख रही है, उसमें किसी औरत का कहती है, इस तरह कहती है, उस तरह कहती है, और अभी जो आप बता रही हैं कि कोई औरत खड़ी थी वो बता रही है, ये मुझे लग रहा है कि इसको वहम सा हो गया है। शौहर ने 2-3 दिन उसकी आओ भगत की, उसका खौफ कम हुआ और शौहर ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वो मकान दिखा कर आता हूँ। वो मकान खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वो बंद पड़े हुए हैं, ये तुम्हारा वहम है। शौहर उसको ज़बरदस्ती ले गए, वो ना चाहते हुए भी, माँ भी साथ थी, परवेज भी था, वो तीनों गए। उन्होंने जाके उन घरों को देखा, वो तो वाकई बंद घर पड़े हुए थे, उन पे तो कोई भी ऐसा आसार नहीं थे। उसे भी देख के लगा, हाँ यार मकान तो बंद हैं, मेरा वहम होगा। लेकिन वो अम्मा जो याद आती, जो मार्केट में उसने देखी थी, वो तो ख्वाब नहीं था, वो तो सोई हुई नहीं थी, वो तो जाग रही थी। लेकिन शौहर ने उसके डर को खत्म करने के लिए दोनों घरों को उनको अच्छी तरीके दिखा दिया। उन घरों में कुछ भी नहीं था। लेकिन उससे 3 रात बाद, ये तीसरी रात थी उन घरों को देखे हुए, कि वो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि किसी ने उसके बालों में हाथ डाला। जैसे ही उसके बालों में हाथ डाला गया और उसके बाद उसके सर को झटका दिया गया तो वो झटके से उठ गई और उसकी जैसे ही आंख खुली तो उसने देखा वो बूढ़ी औरत और उसके साथ 3 औरतें जिन्होंने हाथ में डंडा लिया हुआ है, वो उसके सामने खड़ी हैं। औरतें पांव वाली साइड पे खड़ी हैं 3 औरतें, और बूढ़ी औरत जिसने सर को पकड़ से झटके से बालों को खींचा था उसके सामने खड़ी है। घर के लोग सो रहे हैं, हर तरफ खामोशी है, आधी रात का टाइम है, सब गहरी नींद सो रहे हैं। जब उसके बालों से उसे खींचा गया और झटका मार के जगाया गया तो वो जाग गई है। लेकिन जागने के बाद क्या सोच रही है, मुझे लगता है ये अभी भी मैं ख्वाब देख रही हूं, ये मेरा कोई ख्वाब है, मेरा कोई वहम है और मैं नींद में हूं, वो ये सोच रही है। और वो बूढ़ी औरत उसके सामने खड़े होकर बोली है, तुझे समझाया था ना, तुझे समझ नहीं लगी ना, देख फिर आज तेरा क्या हशर होता है। उसने सामने खड़ी हुई औरतों को इशारा किया और जैसे ही उसका इशारा हुआ उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए डंडों से उसको
मारना शुरू कर दिया। वो उसको डंडों से, जैसे ही पहला डंडा पड़ा फिर दूसरी ने मारा, तीसरी ने मारा, उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसे डंडे पड़ रहे थे, वो जोर जोर से चीख रही थी। उसकी चीखने से घर वाले जाग गए, माँ भी जाग गई, परवेज भी जाग गए। उसे बड़ी मुश्किलों से पकड़ा गया, उसे होश में लाया गया। वो तो चीखे जा रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी। माँ ने, सास ने उसे कवर किया, कुछ बेहतर फील हुई, लेकिन वो टांगों में उसको इतना दर्द हो रहा था जो मार पड़ी थी। उसने शोहर को, अपनी सास को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा जिसको मैं ख्वाब समझ रही थी। वहां पे औरत खड़ी थी, उसने उसको इशारा किया, उन्होंने मुझे मारा, मेरी अभी तक टांगों में दर्द हो रहा है। उन्होंने टांगों से कपड़ा उठा के देखा, वहां पे कुछ भी नहीं था। राशिदा, यहां पे तो कुछ भी नहीं है। अम्मा बोली, बेटा इसको सुबह किसी अल्लाह वाले के पास लेकर जाओ, इसको दम करा के लाओ। ये डर गई है, इसके दिमाग में एक बात बैठ गई है और ये और परेशान रहेगी। उसने कहा ठीक है अम्मा, मैं सुबह ही लेकर जाता हूं। अगली सुबह परवेज उसे एक अल्लाह वाले के पास लेके गया। उन्होंने पानी दम करके दिया, पानी पिलाया, तावीज़ वगैरह दिया, कहा ये ठीक हो जाएगी। अगला पूरा हफ्ता खामोशी से गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। सारे यही समझे कि वो डरी हुई थी, अल्लाह वाले ने पानी दम करके दे दिया, तावीज़ दे दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक एक हफ्ते बाद परवेज और राशिदा सो रहे थे, साथ वाले कमरे में अम्मा सो रही थी कि एकदम से आवाज आई, अम्मा के चीखने की आवाज। दोनों एकदम से जाग गए। अम्मा चीख रही थी। भागते हुए अम्मा के कमरे में गए तो अम्मा हाथ ऐसे करके अपने आप को बचा रही थी। अम्मा के माथे से खून निकल रहा था थोड़ा सा। उन्होंने आके अम्मा को दोनों ने पकड़ा, जैसे कैसे कंट्रोल किया। थोड़ी देर के बाद अम्मा कंट्रोल में आई तो मां से परवेज ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? तो उसने कहा, मैं सो रही थी। बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो राशिदा के साथ हुई थी। अम्मा को भी बालों से पकड़ के खींचा गया और उसके बाद वही बूढ़ी खड़ी थी। अम्मा ने नक्शा खींचा बूढ़ी का, बिल्कुल हूबहू वही नक्शा था जो राशिदा ने खींचा था। और उसके बाद 3 औरतें खड़ी थी, उन्होंने अम्मा की ठुकाई की थी। परवेज परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। अम्मा के साथ बैठ गया। उसने सोचा अल्लाह वाले के पास कल अम्मा को भी लेकर जाता हूं, इनको भी तावीज़ वगैरह लेकर आता हूं, ये बेहतर हो जाए। सुबह वो अम्मा को लेकर गया, अम्मा को तावीज़ वगैरह दिलवाए, पानी पिलाया, अम्मा बेहतर हो गई। अब घर के अंदर अम्मा हर वक्त वजू में रहती, तस्बीह करती रहती, अल्लाह अल्लाह करती। उधर राशिदा थी, वो परेशान थी। परवेज की हालत ऐसी हुई थी कि यार ये क्या अजाब आ गया हमारी फैमिली के ऊपर, कुछ भी नहीं था और सब ठीक था और हम किस तरह परेशान हैं। एक दिन वो घर के बाहर खड़ा था इसी परेशानी में। उसके दोस्त ने आना था, उसने बुलाया हुआ था। उसने कहा मैं बाहर, घर के बाहर ही खड़ा हो जाता हूं, मेरा दोस्त बजाया है, मुझे आवाज दे। वो घर के बाहर खड़ा था कि उसने देखा उसका दोस्त उसके पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसे कहा, यार मैं काफी देर से तेरा इंतजार कर रहा था, आजा अंदर आजा। उसका दोस्त राहील बोला, अंदर मैंने नहीं आना, मैं तुझे सिर्फ पैगाम देने आया हूं, यहां से चला जा, अपनी फैमिली को लेकर यहां से चला जा। और अगर तू यहां से ना गया ना, अभी तक तो तेरी फैमिली को सिर्फ हमने डंडों से मारा है, आज मैं औरतों को रोक कर आया हूं कि मुझे एक दफा उससे बात करने दो। वो औरतें थीं, औरतों से बात कर रही थी, मैं मर्द हूं, तुझसे बात करने आया हूं। ये हमारा इलाका है। जिस घर को तूने लिया है, तूने पता करने की कोशिश भी नहीं की ये घर क्यों तुझे सस्ता मिला है। इतना मजबूत, इतना अच्छा बना हुआ घर किसी ने क्यों तुझे दे दिया है। जिस जगह पे ये घर है, इसी जगह पे हमारा दरख्त था, उसी दरख्त पे हमारा बसेरा था और इर्द गिर्द की जगह भी हमारी थी। जब उन्होंने उस दरख्त को काटा तो हम बिफर गए और उसके बाद उन्होंने इस जगह पे मकान बना लिया। 2 मजदूरों की टांगें टूटी थी इस मकान को बनाते हुए।
इसलिए वो रात को काम नहीं करते थे। ठेकेदार ने दिन को ही काम करवाया, क्योंकि उसको भी पता चल चुका था ठेकेदार को, जिस दरख्त को काटा गया है वहां पे ये मखलूक थी। उसने किसी को भी नहीं बताया कि ये जगह हॉन्टेड है। वो अपनी सोसाइटी को बस बेचना चाहता था। तभी उसने ये जल्दी से जैसे कैसे करके मकान तो दिन की रोशनी में बनवा लिया, और उसके बाद उसने उसे बेचने की कोशिश की। तुमसे पहले यहां पे एक फैमिली रहने के लिए आई थी। वो बहुत मॉडर्न लोग थे। वो तो हमारा आसानी से शिकार हो गए। तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती हैं, जिसकी वजह से तुम बच गए हो। वो लोग जो यहां पे आए थे, उन्हें तो हमने 2 रातों में ही ऐसा ठिकाने लगाया था, 2 रातों में ही उनको इतना सबक सिखा दिया था कि वो भाग गए थे और ठेकेदार की गर्दन में पकड़ ली थी। वो मॉडर्न लोग भी थे और असर रसूख वाले भी थे। उन्होंने उससे अपना पैसा निकलवा दिया था, और जिसकी ये सोसाइटी है फिर उसने ये तुम्हें दे दी। हाँ, तुम लोग इतने दिनों से इसलिए बच गए हो कि तुम्हें वार्निंग दी जाती रही है। देखना चाहोगे मेरे कबीले को? आज रात तुम्हें नजर आ जाएगा। मैं चलता हूं और आखिरी दफा कह के जा रहा हूं, चले जाओ, नहीं तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सकेगा। जो भी बचाने के लिए आएगा अब वो नुकसान उठाएगा। तुम्हारी बीवी और मां ने जो दम किया हुआ पानी पिया है और तावीज़ पहन लिया है, तो समझते हो उनको नुकसान नहीं होगा? इसका नज़ारा भी आज देख लेना। चलता हूं। चला गया। वो परेशान की तो मेरा दोस्त रहील था, ये कैसी बातें करके गया है। थोड़ी देर के बाद रहील आ गया। रहील उससे आके मिला। ओ यार, मैं ज़रा लेट हो गया था, ढूंढते हुए ये हुआ, लेकिन वो तो गुमसुम खड़ा था। रहील ने उसे कहा, क्या हुआ है परवेज़, ठीक है ना? हाँ यार, बस ज़रा तबीयत बेहतर महसूस नहीं हो रही, कल का प्रोग्राम ना रख लें? उसने कहा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है कल का रख लेते हैं, कोई बात नहीं। वो कल पे प्रोग्राम शिफ्ट हो गया। वो घर में दाखिल हो गया। उसने कोई बात बीवी और मां से नहीं कही। चुप करके आके बिस्तर पर लेट गया कि एकदम से तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 का टाइम होगा, तड़ज की आवाज आई। उनके किचन के अंदर से शीशे के 2 बड़ी बड़ी प्लेटें ठा करके नीचे गिरी, जिससे किसने गुस्से में जमीन पे फेंका हो। वो एकदम से बीवी भी जाग गई। मां अपने कमरे से जाग गई। वो तो जाग ही रहा था। बीवी ने एकदम से कहा, मैं देखती हूं, लगता है किचन में बिल्ली घुस गई है। वो बीवी को रोक भी ना सका, उलझा हुआ था। बीवी उठ के किचन की तरफ गई और एकदम से बीवी की चीखने की आवाज आई। परवेज उठा, भागता हुआ बीवी के पास गया तो क्या देखता है, एक ऐसा भयानक मंजर कि उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी बीवी के गले के अंदर फंदा डला हुआ है, उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, और किसी ने उस बड़े से रस्से को जो उसकी गर्दन के अंदर है उसको छत के साथ बांध रखा है। किचन के अंदर उसकी बीवी इस अंदाज में लटक रही है जैसे किसी ने उसकी बीवी को फांसी दे दी हो, और उसका वजूद ऐसे लटक रहा है जैसे वो तड़पते तड़पते मर गई हो। जब वो अंदर जाके पहुंचा तो वो आखिरी अपनी पाँव को इस तरह झटके दे रही थी जैसे इंसान को खुदकुशी दी जाती है, तो वो आखिरी लम्हे जब उसका सांस निकल रहा होता है तो वो अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह वो हिलते हिलते ठंडी हो गई थी और उसकी बीवी इस तरह लटक रही थी। वो खड़ा गुमसुम सा हो गया, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी बीवी को उस मखलूक ने फांसी दे दी थी कि एकदम से उसके कमरे से वहीं पे खड़े हुए इसके कानों में आवाज आई। उसकी मां जोर जोर से चीखना शुरू हो गई। वो भागता हुआ मां के कमरे में गया और अगला मंजर मजीद उसके लिए खौफनाक था। उसकी मां का धड़ कटा हुआ बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन को काट के उसको बालों से रस्से से बांध के उस कटी हुई गर्दन को छत पे लटका दिया गया था। और अभी तक उस कटी हुई मां की गर्दन से, यानी सर और गर्दन जो काट दी गई थी, गर्दन से खून के फुआरे नीचे बह रहे थे और मां का कटा हुआ वजूद बिस्तर पर झटके ले रहा था।
जैसे अभी अभी किसी ने माँ को गर्दन से काटा हो, गर्दन को धड़ से अलग कर दिया हो और उसके बाद सर को बालों से बांध के रस्से से ऊपर लटका दिया हो और उसका बाकी वजूद धड़ बिस्तर पर तड़प रहा था। वो उसी वक्त जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसकी बीवी और उसकी मां दोनों उसके करीब बैठे हुए थे। मां भी पढ़ रही थी और बीवी भी मुसलसल पढ़ रही थी। उसको होश में आता देखकर दोनों शदीद जो परेशानी में थी उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। फजर की अजानें हो रही थी। वो दोनों शदीद परेशान थी। जब उसे होश आ गया तो वो उनसे बोली, क्या हुआ था आपको? वो कैसे उनको बताता कि आखिरी लम्हे उसने क्या मंजर देखा था, बीवी की फांसी और मां की कटी हुई लाश। वो अभी तक डरा हुआ था कि मां ने कहा, बेटा फजर की अजानें हो गई हैं, डरो मत। वो जो भी था भयानक वो इस वक्त गुजर चुका है। उठो, वजू करो, नमाज पढ़ो, आज हम जरूर इसका हल निकालेंगे। मां के अंदर जैसे एक जज्बा सा आ गया था, मां के अंदर जैसे एक हिम्मत सी आ गई थी। मां ने जैसे फैसला कर लिया था कि नहीं, अब फैसले की घड़ी है। वो उठा, डरते डरते उसने वजू किया। जब उसने वजू कर लिया तो उसे एक सुकून सा मिला और उसने नमाज पढ़ी। सुबह हो गई, उसने नाश्ता नहीं किया, सीधा गाड़ी चलाता हुआ जहां से वो मां के लिए और बीवी के लिए तावीज़ लेकर आया था उनके पास पहुंच गया। सारी बात उनको बताई कि मैं जिसको बीवी का वहम समझता था और जब मां के साथ भी हुआ उस वक्त मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन रात जिस तरह मेरा दोस्त राहील मेरे सामने आया और उसने मुझे वो सब कुछ धमकियां दी, वार्निंग दी और वो चला गया। बाद में राहील आया, वो तो मैं परेशान हो गया कि राहील पहले भी आया था, अब भी आया। तो उसने कहा मैं तो अभी आ रहा हूं। और उसके बाद मैंने जो कुछ देखा, मैं आपको तकलीफ देने आया हूं, आप मेरे साथ चलें मेरे घर। उन्होंने कहा ठीक है, परेशान मत हो, हम मगरिब से पहले पहले तुम्हारे घर आएंगे, हमें एड्रेस बताओ। उसने एड्रेस वगैरह सारा समझा दिया। जैसे ही मगरिब हुई वो उनको लेने के लिए पहुंच गया मगरिब से पहले ही, और वो उसके घर आ गए। वजू किया, उन्होंने नमाज पढ़ी, बैठ के तस्बीह करते रहे और उसके बाद घर के अंदर फिरते रहे। जब घर के अंदर फिर लिए तो कहा रुक जाओ, डरो मत। घर के बाहर निकले, घर के बाहर इर्द गिर्द फिरते रहे, किसी ने कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद घर के अंदर दाखिल हो गए। परवेज, उसकी मां और राशिदा से बोले, सुनो, जिस जगह पे तुम्हारा घर बना हुआ है यहां एक दरख्त था, उस दरख्त को गिराया गया। वो कबीला गुस्से में आया है, लेकिन जिस शख्स ने राहील का रूप धार के तुम्हें बात बताई है वो अधूरी बात है। इस जगह पे कब्रिस्तान था, उन्होंने कब्रिस्तान का मलिया मेट करके वहां पे ये कॉलोनी बनाने की कोशिश की है। वो जो 2 घर बनाए हैं वो भी गैर आबाद हैं, और ये घर भी जो तुम्हें राहील बता के गया है, पहले किसने लेने की कोशिश की, 2 दिन में उसका हशर हो गया। उसने ठीक कहा है। मैं जब तुम्हारे घर आया और उसके बाद बाहर निकला तो बाहर मैंने वो कुछ देखा है जो तुम्हें बता नहीं सकता। तुम इंसानों के आगे एक पर्दा होता है जो अल्लाह ने डाला हुआ है, मैं अगर बताऊंगा तुम बेइंतहा परेशान हो जाओगे। यहां कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान को ख़त्म करके ये सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही थी। और वो जो कबीला आबाद है वो भी इसी कब्रिस्तान के दरख्तों पे आबाद था। जिस घर पे तुम्हारा घर बना है, जिस जगह पे, इस घर पे भी एक बहुत बड़ा दरख्त था जहां पे वो पूरा कबीला भी था। तुम्हारी बीवी ने वो जो औरतें देखी, तुम्हारे माँ ने देखी, वो सब सच है और मेरी उनसे बात भी हुई है, गुफ्तगू भी हुई है। और जो तुम्हें दिखाया गया है वो वहम नहीं, वो जिन्नात ने ही रूप धार के तुम्हें दिखाया है। मैं तुम्हारी माँ और बीवी के सामने वो बात नहीं करना चाहता, वो डर जाएंगी, लेकिन वो तुम्हें इसलिए दिखाया गया है, तुम्हें वार्निंग दी गई है। और ये बहुत ताकतवर जिन्नात हैं, बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, इतना ज़्यादा हैं कि उनको निकालना नामुमकिन है। बेटा बस इतना कहूँगा, आज रात की मैंने मोहलत ले ली है, मैं आज रात को यहीं रहूँगा, तुम लोग भी यहीं रहोगे। सुबह होते ही इस मकान को जिससे ख़रीदा है उसी से जाके अपने पैसे वापस लो और मकान उसको बेच दो।
और उसे बताओ कि उसने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। और मेरी जो बात हुई है, जो मैं बाहर गया था, जो मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, बात हुई हैं, मैंने उनसे यही बात की है, इस मासूम का, इस बेचारे का क्या कसूर है? ये तो एक अच्छा इंसान है, ये मकान बेचेगा और जिससे ख़रीदा है अगर वो नहीं वापस लेता तो उन्होंने ये कहा है अब हमारी लड़ाई उसी से है। पहले तो हम चाह रहे थे कि यहां पे हम इंसानों के सामने ना आए, बात ना फैले, इसलिए हम जो रहने आता था उसको निकाल देते थे, लेकिन अब हमारी लड़ाई उसी से है। वो जाए उसको बेचने के लिए, वो वापस ले लेगा, हम उसको इतना झटका दे देंगे कि उसका बाप भी खरीद लेगा। उसे कहो आज रात की मोहलत है, सुबह जाए और कल ही या कल अपने पैसे ले और सामान जो है ये भी छोड़ दे, वो इसको इजाफी पैसे देगा। परवेज ने कहा जी जैसा आप कहते हैं ठीक है। वो रात को बुजुर्ग वहीं पे सोए। सुबह परवेज जब उनके घर पहुंचा जिससे मकान खरीदा था, तो वो आज काम पे नहीं गया था, उसे बुखार हुआ था। वो उसके पास गया और उसे जाते ही कहा मुझे पैगाम मिला है कि मैं ये घर बेच दूं और मुझे ये कहा गया है कि अगर तुम ना खरीदो या ना करो तो जिनका ये मकान है, जिनकी ये जगह है, मैं जान चुका हूं यहां पे पहले कब्रिस्तान था और जो दरख्त काटा गया है जहां पे उस मखलूक का बसेरा था, मैं उस राज से भी वाकिफ हो गया हूं और उस मखलूक से भी मैं मिल आया हूं। तो बस मैं इतना कहने आया हूं, बेहतर होगा तुम्हारे हक में मेरे पैसे मुझे वापस करो और अपना मकान लो, वरना उस मखलूक की जिम्मेदारी है, वो तुमसे पैसे कैसे निकलवाते हैं, क्या करते हैं, उनकी मर्जी। वो उसके कमरे में अकेला था और वो इतना डर गया उसकी बातें सुनकर, हाथ जोड़कर बोला उन्होंने मुझे झटका दे दिया है, मैं अपना मकान वापस लेता हूं, जितने भी तुम्हारे पैसे हैं, जो भी फर्नीचर है वो वहां पड़ा रहने दो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। और उसने परवेज को बकायदा पैसे दे दिए थे, सामान के, मकान के, सारे दे दिए थे और उसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगी थी। परवेज ने फौरी तौर पे सामान सबको छोड़ दिया, अपनी माँ और बीवी को लेके एक और इलाके में पहुंच गए। किराए पे कुछ अर्सा घर लिया, मकान ढूंढते रहे, फिर उनको बहुत अच्छा एक मकान मिल भी गया। राशिदा को बेटी हुई जिनका नाम उन्होंने शुरू में लिखा है, ये उनकी बेटी है जिन्होंने कहानी भेजी है, मेरे ख्याल में क्या नाम है, अनारा। कहती है फिर मैं हुई और बच्चे हुए। उसके बाद वालदा के साथ कभी कोई मसला ना हुआ, वालिद के साथ भी। दादी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई, हमारा घर बेहतरीन जगह पे मिल गया और हमने जब होश संभाला उस घर में देखा तो एक बहुत ज़बरदस्त घर था। लेकिन वालदा को अक्सर वालिद से बात करते हुए देखते थे तो परेशान हो जाते थे कि कैसी ये बातें करें जो हमसे छुपा के करते हैं। और एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछ लिया, बहुत ज़्यादा ज़िद की तो फिर बताने को तैयार हो गया। मैं खुद जवान हो चुकी हूँ, अम्मा बूढ़ी हो गई हैं, उन्होंने मुझे ये सारी बात बता दी। और जब मुझे ये पता चली तो मैं हैरान हो गई कि आज के दौर में भी ये वाक़यात होते हैं। और मेरी माँ के साथ हुआ था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं ऐसी बातों को कम मानती हूँ। हाँ, स्टोरियाँ सुनती हूँ, हॉरर मूवीज़ देखती हूँ, लेकिन माँ की बात पे यकीन नहीं आया था। लेकिन आपकी कहानियाँ सुननी शुरू की, लोगों के वाक़यात सुने, तो फिर मैंने हिम्मत की कि मैं भी अपनी माँ की सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अपनी कहानी में अगर आपको बेहतर लगे तो आप ज़रूर सुनाइएगा। आपकी एक कहानी थी जो मैंने आज की स्टोरी में सुनाई है। अब ये लोग बताएंगे कि उनको ये खौफनाक लगी कि नहीं। वैसे एक बात इस कहानी के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, आज के दौर में भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। आपकी वालदा की कहानी तो कुछ साल पुरानी हो चुकी है, आज के दौर में भी ऐसे कई वाक़यात मॉडर्न मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसी जगहों पे आज भी एक वाक़यात हो रहे हैं। और मेरे पास ऐसी कई कहानियाँ आई हुई भी हैं जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगा। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।